हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छी होंगे। वीमेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों मैं हूं वानी फैजान और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं सीटीयू जॉब्स का पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने इसके पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे इस चैप्टर सीरीज के, तो आप मैंने उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीड की है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो, तो सभी दोस्त नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीमेकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करो। और अगर आपको इस चैप्टर के नोटिस चाहिए तो आप मुझे इस दिए गए स्क्रीन पर इंस्टा आई डी WANIFEIXM666 पर मुझे आप डीएम कर सकते, फॉलो करके डीएम कर सकते हो। तो वहां पर आप लोगों को इस चैप्टर के नोटिस मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का। जॉब्स बिकेम ए होल अर्थ फैन। तो यहाँ पर हमें ऑथर वाल्टर isaacson कहता है कि जो जॉब्स है वो किसका फैन बन गया, वो किसका शौकीन हो गया, इसी होल अर्थ का। जो होल अर्थ कैटलॉग था सिटीवार्ड ब्रांड का, तो ये उसी का क्या बन गया, शौकीन बन गया। ठीक है, ही वाज या इम्प्रेस हो गया। ही वाज पर्टिकुलरली टेकन बाय द फाइनल इशू। अगर हम देखेंगे ज्यादा ये किससे ये इम्प्रेस हुआ इस कैटलॉग, क्योंकि एक कैटलॉग ने एक आर्टिकल निकाला, एक रिसर्च पेपर निकाला जिसका नाम था फाइनल इशू। ठीक है, तो उसी से लेकर जब उसने फाइनल इशू पब्लिश हुआ तो जॉब्स उससे बहुत ज्यादा क्या इम्प्रेस हो गया। विच केम आउट इन 1970। फाइनल इशू कब आ गया मार्केट में, 1971 में। देन ही वाज स्टिल इन हाई स्कूल। ये उस टाइम क्या, जॉब्स उस टाइम हाई स्कूल का स्टूडेंट था। एंड ही बॉट इट हिम विथ टू कॉलेज एंड देन टू द ऑल वन फार्म। फिर जॉब्स ने क्या किया, जॉब्स ये मैगजीन पढ़ता गया जब वो कॉलेज में भी था और जब वो पार्ट किसका था, ऑल वन फार्म का भी था। तो तब भी वो क्या, इस कैटलॉग, इस होल अर्थ फैन का मेंबर रहा और इसके जो आर्टिकल रिसर्च पेपर ये पढ़ते गया। ऑन द बैक कवर ऑफ देयर फाइनल इशू, जो फाइनल इशू रिसर्च पेपर था, ठीक है, इसका जो बैक कवर था, ठीक है, एक होता है किसी बुक का या किसी पैम्पलेट का या किसी मैगजीन का फ्रंट कवर एंड बैक कवर, जिसका बैक कवर था, ठीक है, जॉब्स कलर, तो जॉब्स में बताता था वाज अ फोटोग्राफ ऑफ एन अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड। ये कहता था, उस पर छपा हुआ था एक तस्वीर, ठीक है, किसकी तस्वीर छपी हुई थी उस पर, किसकी फोटो छपी हुई थी उस पर, एक सुनसान एक देहात, एक गांव की सुबह सवेरी की एक खामोश सड़क। ठीक है, एक फोटो लिया गया था इस बैक कवर पे जो छपाया गया था। ठीक है, वो फोटो किसका था, सुबह सवेरे गांव की सड़क का, सुबह सवेरे सवेरे गांव की सड़क का। ठीक है, तो कहता है कि और हाँ, द काइंड यू माइट फाइंड यूर सेल्फ फीचरिंग ऑन इफ यू वायर सो एडवेंचरस। अगर आप इस फोटो को जो इस बैक कवर पे लगी हुई इस फाइनल इशू की, तो अगर आप उस पर आप गौर करोगे, ठीक है, गौर करोगे आप, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा वहां पर, तो आप ऐसा सोचोगे, आप अपने आप को ऐसा तस्वर करोगे ये देखकर, अगर आपको एडवेंचर में दिलचस्पी होगी, अगर आप इस फोटो को गौर से देखोगे, ठीक है, इमेजिन करोगे आप अपने आप को, अगर आपको एडवेंचर का शौक होगा या एडवेंचर में आप दिलचस्पी लेके होगे, तो आप यकीनी तौर पर वहां अपने आप को हिचिकिंग की तरह पाओगे। यहां पर वर्ड हुआ है यूज हिचिकिंग। तो हिचिकिंग क्या है कि हिचिकिंग मतलब एक टाइप का एडवेंचर है, मतलब कि ये वो ट्रैवलर होते हैं जिनके पास ना अपनी गाड़ी होती ना ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, बट ये क्या करते हैं कि ये किसी भी स्ट्रेंजर को हाथ देते हैं लिफ्ट मांगने के लिए। ठीक है, मतलब मैं अगर मैं वहां से गाड़ी चला रहा होगा, आप गाड़ी चला, आपको लिफ्ट मांगी, ना कि ये बसेस एटसेट्रा यूज करेंगे, ना इनके पास अपनी गाड़ी होगी। ये भी एक टाइप का एडवेंचर है, या अपने लक को आजमाते हैं कि हम विदाउट किराया, विदाउट गाड़ी, हम स्ट्रेंजर से मदद लेकर कहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हाँ, फिर क्या कहता है, बीनेथ इट वायर द वर्ड्स। इस तस्वीर के नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। तो इसकी मीनिंग है कि भूखे रहो और बेवकूफ रहो। तो एक्चुअली ये यहां पर कहता है कि भूखे रहो या स्टे हंग्री स्टे फूल, इसका क्या मतलब था, बट ये यहां पर ये कहता है कि जो ये 2 वर्ड्स है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, इसने जॉब्स पे बहुत ज्यादा असर डाला। ठीक है, इन 2 वर्ड्स ने, इन 2 फ्रेजेस ने जॉब्स की लाइफ पर बहुत ज्यादा असर डाला। ठीक है, और ये 2 वर्ड्स, ये 2 फ्रेजेस इसकी जिंदगी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स और इसके करियर की गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन गए। तो एक्चुअली में इन स्टे हंग्री स्टे फूलिश क्या की एक्चुअली मीनिंग क्या, इसकी मीनिंग थी कि आप भूखे रहो, किसके लिए, नॉलेज की तलाश में। मतलब आप हमेशा से क्या करो,
आप पढ़ते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, एक्सपीरियंस गेन करते रहो, मतलब इल्म हासिल करते रहो। आपको वो तड़प हमेशा, आपको इल्म हासिल, नॉलेज ओपनिंग करने की बुक हमेशा रहनी चाहिए। स्टे फूलिश मीन्स कि आप ट्राई करते रहो। जैसे कि कहते हैं, जैसे कि एक बेवकूफ या कम अक्ल इंसान, अगर उसको किसी चीज में घाटा भी हो या नुकसान भी हो जाए, बट उसको वो फील नहीं होता। इसी तरह अगर आप एक्सपेरिमेंट करते जाओ, आप ट्राई करते जाओ, ठीक है, आप अटेम्प्ट देते जाओ, जैसे कि एक फूलिश पर्सन करता है। जब आप गलतियां करोगे, एक दिन ऐसा आ जाएगी कि आपकी इन गलतियों की वजह से आप कुछ अच्छा करोगे जिसकी आपको चाहत होती है, ठीक है। ब्रांड सीज जॉब्स एज वन ऑफ द प्योरेस्ट एम्ब्रॉयडमेंट्स ऑफ द कल्चरल मिक्स दैट द कैटलॉग सॉट टू सेलिब्रेट। तो यहां पर क्या कहता है कि आप ये समझने वाली बात है, ब्रांड्स ने या सिटीवार ब्रांड्स ने जॉब्स को एक ऐसे शख्स के तौर पर तस्लीम किया, ठीक है, जिसने कल्चरल मिक्स को अपनाया। अब ये बात रहती है कि एम्ब्रॉयडरी मिक्स के अपनाना, जो वहां पर जो काउंटर कल्चरल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजिस्ट या हैकर्स के दरमियान इख्तिलाफ चल रहे थे, जो कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है, वो इख्तिलाफ दूर करने के लिए अगर हम देखेंगे तो जॉब्स हिपी का भी पार्ट था, हिपी मूवमेंट का भी या काउंटर कल्चर का भी पार्ट था, और ये टेक्नोलॉजिस्ट भी था, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इस जॉब्स ने अपने आप को ऐसी पर्सनालिटी बनाई, इसने टेक्नोलॉजी को भी अपनाया, इसे काउंटर कल्चर को भी अपनाया, ठीक है। आई बात समझ में? तो यही जॉब्स यही ब्रांड कहता है, कि ब्रांड्स ने जॉब्स को एक ऐसे शख्स के तौर पर तस्लीम किया, ठीक है। वाल्टर इसाक्सन कहता है, ऑथर कहता है, ब्रांड्स ने जॉब्स को एक ऐसे शख्स के तौर पर तस्लीम किया जिसने कल्चरल मिक्स को अपनाया। कल्चरल मिक्स क्या था? एक थी काउंटर कल्चरल मूवमेंट, उसमें बहुत सारे सब कल्चर्स थे, और ये हैकर कल्चर, ये इसका भी नॉलेज रखता और इसकी भी शौक रखता था, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जॉब्स ने काउंटर कल्चर और टेक्नोलॉजी को अच्छे से अपने अंदर और अपनी पर्सनालिटी में मुंसलिक किए, ठीक है। यही कैटलॉग हमेशा से देखना चाहता था कि जो भी डिफरेंसेस, जो भी इख्तिलाफ किनके दरमियान थी, काउंटर कल्चर और टेक्नोलॉजी के दरमियान थे, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। इन सारी चीजों पर स्टीव जॉब्स वाहिद शख्स बरकरार, मतलब जो डिफरेंसेस चलते थे, ठीक है, किनके दरमियान? शाबाश, काउंटर कल्चर के दरमियान और टेक्नोलॉजिस्ट के दरमियान या हैकर्स के दरमियान, वो सब चीजें किसने खत्म किए? जॉब्स ने खत्म किए, ठीक है। हाँ, फिर क्या कहता है? स्टीव इज द राइट एट द नेक्सस ऑफ द काउंटर कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। He said he got the notion of tools for human use. यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, नेक्सस। व्हाट इज नेक्सस? नेक्सस होता है, हम नेक्सस को कहेंगे राबता, ताल्लुक, ठीक है। तो यहां पर ब्रांड क्या कहता है? ब्रांड का ख्याल था कि जॉब्स लोगों की जिंदगी को बढ़ाने और बाइख्तियार बनाने में टेक्नोलॉजी की अहमियत को तस्लीम करते हुए इंसानी इस्तेमाल के लिए बनाई गई टूल्स या आलात के तस्वर को समझते हैं। मतलब इसने सब कुछ समझा, जो जॉब्स है इसने एक्सपीरियंस किया, इसने ऑब्जर्व किया डिफरेंट छोटे छोटे चीजों को, ठीक है। और ये नेक्सस के तौर पर, ये एक पुल के तौर पर या एक ब्रिज के तौर पर उभर कर आ गया, जिसने कनेक्ट किया। क्या कनेक्ट किया? शाबाश, जिसने कनेक्ट किया टेक्नोलॉजिस्ट या हैकर्स को, किसके साथ? काउंटर कल्चरल के साथ, या हिपीज के साथ, या उन लोगों के साथ जो टेक्नोलॉजी के या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अपोजिट में थे, जो इसको कहते थे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ये क्या सेंट्रलाइज्ड डोमेन रहेगा, ठीक है। तो ब्रांड का ये भी तस्वर और ख्याल है कि जॉब्स काउंटर कल्चर और टेक्नोलॉजी को मिलाने के लिए एक नेक्सस या पुल का काम करता है, ठीक है। Brand's catalog was published with the help of Patola Institute, a foundation dedicated to the fledgling field of computer education. तो यहाँ पर हमें आथर कहता है कि जो सिटीवार ब्रांड्स का जो कैटलॉग था, द होल अर्थ कैटलॉग, ये पब्लिश हुआ किसकी मदद से, किसकी हेल्प से, किसकी हिमायत से? पोटोला इंस्टीट्यूट की मदद से, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज को फंड करना जरूरी होता है, स्पॉन्सर करना जरूरी होता है। इसको स्पॉन्सर किया किसने? पोटोला इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। ये पोटोला इंस्टीट्यूट ये एक फाउंडेशन थी, जो जिसका काम था, जिसका मकसद था क्या? फोकस करना किस पर? कंप्यूटर एजुकेशन पर। मतलब इसका काम था कि कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा देना, इसको फैलाना, इसको स्प्रेड करना कॉमन मैनर्स में, ठीक है। द फाउंडेशन आल्सो हेल्प्ड लॉन्च द पीपल्स कंप्यूटर कंपनी, और इसी फाउंडेशन की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आ गई जिसका नाम था पीपल्स कंप्यूटर कंपनी, विच वाज नॉट ए कंपनी एट ऑल। ये दर हकीकत में ये कंप्यूटर कंपनी नहीं थी, ये कंपनी नहीं थी। फिर क्या थी? ये एक, बल्कि ये एक न्यूज लेटर और ऑर्गेनाइजेशन था, जो एक पीपल्स कंप्यूटर कंपनी थी। ये कोई क्या, यहाँ पर ऑथर कहता है कि ये कोई कंपनी नहीं थी, बल्कि ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर थी। न्यूज लेटर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, जो हमें न्यूज प्रोवाइड करती है, या एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, जिसका मकसद था, मोटो मीन्स किसका मकसद? एम था। क्या था मकसद?
कंप्यूटर पावर टू द पीपल। ठीक है, कंप्यूटर्स की नॉलेज हर एक इंसान को होनी चाहिए, इसी का मकसद था कि कंप्यूटर एजुकेशन को स्प्रेड करना। देयर वर ओकेजनल वेडनेसडे नाइट पटलॉक डिनर्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी, पीपल्स कंप्यूटर कंपनी, हर बुध की रात को पटलॉक डिनर का इख्तिताम करती थी। व्हाट इज पटलॉक डिनर? पटलॉक डिनर एक्चुअली क्या होता है, जितने भी इसके मेंबर्स होते हुए करते, वो वेडनेसडे के रात को घर से ही खाना लाते थे। ठीक है, फिर सारे लोग वो वही खाना वो आपस में क्या बांटते थे, शेयर करते थे। इसी का नाम है पटलॉक डिनर। इसी को पड़ता है क्या नाम? पटलॉक। ठीक है, एंड टू ऑफ द रेगुलर्स गॉर्डन फ्रेंच एंड फ्रेड मोरे। और इसके जो रेगुलर, ठीक है, रेगुलर अटेंडेंस थे, मेंबर्स थे, जो हर एक जो इस क्लब की, जो इस कंपनी की, जो ऑर्गेनाइजेशन की हर एक मीटिंग, हर एक गैदरिंग को अटेंड करती थी, वो एक था, एक का नाम था गॉर्डन फ्रेंच और दूसरे का नाम था फ्रेड मोर। ठीक है, डिसाइडेड टू क्रिएट अ मोर फॉर्मल क्लब। ये चाहते थे कि इससे भी अच्छा एक फॉर्मल क्लब बनना चाहिए। ठीक है, वायर न्यूज अबाउट पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक वुड बी शेयर। जहां पर ये चाहते थे कि ऐसा क्लब होना चाहिए जहां पर मखसूसन इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, किनके मुतालिक? पर्सनल कंप्यूटर्स के मुतालिक, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मुतालिक। ठीक है, न्यूज शेयर की जाए। ठीक है, जो ये कंप्यूटर कंपनी, पीपल्स कंप्यूटर कंपनी थी, इसमें भी क्या यही डिस्कशन चलते थे कि कैसे कंप्यूटर वजूद, जैसे कैसे फ्यूचर कंप्यूटर्स होंगे, इन कंप्यूटर्स का फ्यूचर क्या होगा, लोगों पे क्या असर होगा, लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेड क्या चाहते थे कि ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही एक क्लब बनना चाहिए जहां पर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर्स या पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। दे वर energized by the arrival of the January 1975 issue of Popular Electronics, which had on its cover the first personal computer kit, the Atelier। ठीक है, तो यहां पर ऑथर हमें आगे कहता है, इन सारे लोगों को जज्बा, हिम्मत, हौसला मिला जब जनवरी 1975 में एक मैगजीन पब्लिश हुआ, शाया हुआ। ठीक है, उस मैगजीन का नाम था पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स। उस मैगजीन का नाम जो कब पब्लिश हुआ? 1975 में। ठीक है, उसका नाम था पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस मैगजीन के कवर पेज पर एक पिक्चर छपी हुई थी। ये पिक्चर पहले पर्सनल कंप्यूटर किट, जिसका नाम एटलियर है, उसी की तस्वीर इसके कवर पेज पर छुपी हुई थी। ठीक है, किसकी तस्वीर? एक पर्सनल कंप्यूटर किट की, जिसका नाम था एटलियर। द एटलियर वाज नॉट मच, जस्ट $495 pile of parts that had to be soldered to a board that would then do little, but for hobbyists and hackers it heralded the dawn of a new era। ठीक है, ये किट, कौन सी किट? एटलियर। ये किट बुनियादी तौर पर कंप्यूटर पार्ट्स का मजमुआ या कलेक्शन था, जिसकी कीमत सिर्फ मात्र $495 थी। ठीक है, और इन पार्ट्स को सोल्डर्ड मींस कि जोड़ना, असेंबल करना। किस पे असेंबल करना था? एक साथ असेंबल करना था सर्किट बोर्ड पर। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट्स लगे हुए थे, इन पार्ट्स को जोड़ना था एक साथ, और बनाना था क्या? सर्किट बोर्ड, या सर्किट बोर्ड पर इसके सारे पार्ट्स को जोड़ना था। ठीक है, फिर क्या कहता है, उस टाइम पर ये मामूली सी चीज लग रही थी। ये सर्किट बोर्ड या एटलायर जो किट थी, उस टाइम पर ये मामूली सी चीज लग रही थी, मगर हॉबिस्ट और हैकर्स के लिए सर्किट बोर्ड या ये एटलायर किट शुरुआत थी। किसकी शुरुआत थी? कंप्यूटर्स के नए दुनिया की या नए दौर की। क्योंकि हॉबिस्ट और हैकर्स को इसकी असल कीमत पता थी, और इनको पता था इस एटलायर किट से, या जो असेंबल किए हुए पार्ट से इस एटलायर किट के किस सर्किट बोर्ड पर इसे इनकलाब आएगा किनमें? कंप्यूटर्स में। ठीक है, और इससे कंप्यूटर्स की नई शुरुआत होगी और नया एक एरा शुरू होगा पर्सनल कंप्यूटर्स का। ठीक है, Bill Gates and Paul Allen read the magazine and started working on a version of basic and easy to use programming language for the Atelier। तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ये कौन थे? बिल गेट्स एंड पॉल एलन थे को-फाउंडर किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, ये फाउंडर थे किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। तो आपको बिल गेट्स, आपको पता ही कि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ भी है। ठीक है, हाँ, तो इस जमाने में ये दो नौजवान थे जिन्होंने इस एटलियर किट के बारे में पढ़ा। कहां पर पढ़ा? पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो मैगजीन था उसी में पढ़ा। ठीक है, तो आपको ये पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कवर पेज है उसकी पिक्चर और इस एटलियर किट की पिक्चर आपको इस स्क्रीन पर दी हुई है, तो आप देख लेने से आपको थोड़ी सी आसानी होगी समझने में कि क्या माजरा था। ठीक है, हाँ, और इससे बहुत मुतासिर हुई और इसने ये देखा, एटलियर किट को समझा, इस मैगजीन को पढ़ा और इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई। ठीक है, फिर क्या उन्होंने किया? उन्होंने फिर काम करना शुरू किया और एक वर्जन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार किया, जिसका नाम उन्होंने बेसिक्स रखा। ठीक है, और जब उन्होंने इसके बारे में पढ़ा तो उन्होंने एक ऐसा वर्जन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार किया जिसका नाम बेसिक रखा। तो बेसिक फुल फॉर्म एक्चुअली में क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस
सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जो ये बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका लैंग्वेज थी, इन्होंने चाहा कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लोगों के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना आसान हो जाएगा, खास तौर पर एटलियर के लिए। ठीक है, इस बेसिक को या इस प्रोग्राम लैंग्वेज को मखसूसी तौर पर किसके लिए तैयार किया गया था? इस एटलियर के लिए, जो अभी नई इस जो कंप्यूटर की मार्केट में आ गई थी। ठीक है, इट आल्सो कॉट द अटेंशन ऑफ जॉब्स कंपनी। धीरे धीरे किस मैगजीन ने पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स ने, ठीक है, बाद में जॉब्स की कंपनी की तवज्जो भी हासिल की। फिर स्टीव जॉब्स की कंपनी ने भी इस एटलियर किट के बारे में समझा, जो एटलियर किट मार्केट में आई थी। कहां से जाना? इसी पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन में से। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं कि इट बिकेम द सेंटर पीस फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द क्लब दैट फ्रेंच एंड मूरे हैड डिसाइडेड टू लॉन्च। और ये क्लब की पहली मीटिंग का मरकज या मुद्दा बन गया, जिसे फ्रेंच एंड मूरे ने शुरू करने का फैसला किया था। देखो, जो गॉर्डन फ्रेंच था और फ्रेड मोरे था, ये चाहते थे ना एक फॉर्मल क्लब बन जाए। इनका ये खौफ था कि फॉर्मल क्लब बन जाए, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करें? पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें। ठीक है, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में हम बात करें। फिर इसी जो एटलियर किट वजूद में आ गई, फिर जो वो उन्होंने फिर ये क्लब फॉर्म किया, ये क्लब फॉर्म हो गया। और उसका पहला टॉपिक था, उसका पहला सेंटर, यहाँ पे वर्ड हुआ सेंटर मैंने उसके टॉपिक क्या छड़ा उन्होंने कि एटलियर किट से कैसे फ्यूचर कंप्यूटर्स में क्या रेवोल्यूशन आएगा। ठीक है, और फिर क्या हो गया कि और एक क्लब वजूद में आ गया, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और उस क्लब का नाम पड़ गया द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब। ठीक है, द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब, द ग्रुप बिकेम नोन एज द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब। देखो, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो फ्रेंच और मूरे है, वो ख्याल रखते थे कि ऐसा फॉर्मल क्लब बन जाए जहां पर सिर्फ और सिर्फ इसकी बात हो जाए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात हो जाए, जहां पर जहां पर इंटरेस्ट को शेयर किया जाए, आइडियाज को शेयर किया जाए, किसके रिगार्डिंग कंप्यूटर या पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मुतालिक इंफॉर्मेशन शेयर कर, वैसे एक क्लब होना चाहिए। तो उनका जो ख्वाब पूरा हो गया, उनका जो इरादा पूरा हो गया, इसी शक्ल में जब उन्होंने बनाया क्या? एक क्लब जिसका नाम था होम ब्रू कंप्यूटर क्लब। ठीक है, एंड इट एनकैप्सुलेटेड द होल अर्थ फ्यूजन बिटवीन द काउंटर कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। देखो, और जो इस क्लब की जो शोहरत थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई लोगों में, और इस क्लब ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसकी डेवलपमेंट में? पर्सनल कंप्यूटर की डेवलपमेंट में। इस क्लब ने उन लोगों को जोड़ने की कोशिश की जो पैशन, जो शौक, जो इंटरेस्ट रखते थे कंप्यूटर बनाने का और इनमें नई टेक्नोलॉजीज जोड़ने का। देखो, जैसे कि हमें पता है कि जो होल अर्थ कैटलॉग था, ठीक है, वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि फ्यूजन हो जाए, जो मुठभेड़ थे, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे किनके दरमियान? टेक्नोलॉजिस्ट के दरमियान और काउंटर कल्चरिस्ट के दरमियान, वो खत्म हो जाए। ये कहता है कि अगर ये दो ग्रुप एक हो जाए तो एक इनकलाब आ सकता है। किसमें आ सकता है इनकलाब? कंप्यूटर में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, वैसे ही ख्याल ये होम ब्रू कंप्यूटर क्लब भी रखता था। ये कहता है कि ये काश ये दो ग्रुप मिल जाए, ठीक है, जो इनके दरमियान जो इख्तिलाफ है वो कम हो जाए, ताकि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आए, किसमें? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। आई बात समझ में? हाँ। फिर कहता है कि इट वुड बिकेम टू पर्सनल कंप्यूटर एरा समथिंग एकिन टू व्हाट द टर्किश कॉफी हाउस वाज टू द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। हाँ, तो कहता है कि देखिए, ऑथर इस क्लब की इंपॉर्टेंस को टर्किश कॉफी हाउस के साथ कंपेयर करता है। यहाँ पर वर्ड हुआ है यूज एकिन मींस कंपेयर करना। ये इस होम ब्रू कंप्यूटर क्लब को डॉक्टर जॉनसन के टर्किश कॉफी हाउस के साथ कंपेयर करता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि डॉक्टर जॉनसन कौन था और इसने ये टर्किश कॉफी हाउस तो आपकी क्यों फाउंडेशन डाली थी। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन वो शख्स था जिसने इंग्लिश की पहली ऑथेंटिकेटेड डिक्शनरी को पब्लिश किया। आई बात समझ में? और इस टर्किश कॉफी हाउस में क्या करता है? प्लेस वेयर आइडियाज वर एक्सचेंज्ड एंड डिसमिनेटेड, जहां पर वो आइडियाज को शेयर करते थे। वो टर्किश कॉफी हाउस में इंटेलेक्चुअल्स को जमा करते थे जो दिलचस्पी रखते थे, किसमें? अंग्रेजी में, इंग्लिश में। ठीक है, ऐसे ही शख्स आते थे इस टर्किश कॉफी हाउस में, यहाँ पर वो आपस में डिस्कस करते थे, आइडियाज को शेयर एक्सचेंज और डिसमिनेट करते थे। और वजूद में आ गई शाबाश इंग्लिश की पहली ऑथेंटिकेटेड डिक्शनरी, जिसका पब्लिशर था, जिसका क्रिएटर हम कहते हैं, वो था दिस डॉक्टर जॉनसन। इज इट क्लियर? वैसे ही ये होम ब्रू क्लब भी क्या करता था? इस होम ब्रू क्लब का भी यही मोटिव था कि हम उन लोगों को मिलाए, हम उन लोगों के साथ बैठे, ठीक
ठीक है, जो क्या रखते थे, जो रखते थे एक ही ख्याल, एक ही इंटरेस्ट, एक ही पैशन, किसमें, कंप्यूटर में, या इसमें इनोवेशन करने का। आई बात समझ में। सिमिलरली होमब्रू कंप्यूटर क्लब भी एक हब या मरकज बन गया उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते थे, जहां पर वो कंप्यूटर से जुड़ी छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करते थे, इस गर्ज से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कोई नई इनोवेशन आई। इज इट क्लियर? ओके, मोरे रोट द फ्लायर फॉर द फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑन मार्च 5, 1975 इन फ्रेंच मेलबोर्न पार्क गराज। तो इस होम ब्रू कंप्यूटर क्लब की पहली मीटिंग का आगाज कब हुआ? 5 मार्च 1975 में। और कहाँ पर इसकी मीटिंग हुई? मेलबोर्न पार्क गराज में। जो किसका था गराज? गॉर्डन फ्रेंच का। ठीक है, देखो अब लोगों को कैसे पता चला कि ये मीटिंग होने वाली थी? क्योंकि जो ये मोरे था इसने एक पोस्टर बनाया, ठीक है, या फ्लायर इसने यहाँ पर लिखा है। फ्लायर का मतलब है पोस्टर, जहाँ पर इसने लिखा था कि ये इस जगह पर, इस वेन्यू पर, इस डेट पर होने वाली है। ठीक है, और जगह जगह पर इसके पोस्टर लगाए गए, ठीक है, ताकि लोगों को इस मीटिंग के बारे में या इस क्लब के बारे में पता चले। और इस पोस्टर में कुछ क्वेश्चन पोज किए हुए थे, ठीक है, जिनमें लिखा था, क्या आप कंप्यूटर खुद से बनाना चाहते हो? ठीक है, टीवी, टर्मिनल, टाइप राइटर या बनाना चाहते हो? ठीक है, यहाँ पर लिखा है, आर यू बिल्डिंग योर ओन कंप्यूटर, क्या आप अपनी कंप्यूटर बनाना चाहिए? इस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि क्या आप अपनी कंप्यूटर बनाना चाहते हो, या टाइप राइटर, टर्मिनल, या ऐसी कुछ चीज़ें आप बनाना चाहते हो? इफ आस्क्ड इफ सो यू माइट लाइक टू कम टू अ गैदरिंग ऑफ पीपल विद द लाइक माइंडेड इंटरेस्ट्स। हाँ, अगर आप इन सारी चीज़ों में दिलचस्पी रखते हो तो आओ और हमारे साथ जुड़ जाओ। और यहाँ पर मीटिंग होने वाली है किनके साथ? लाइक माइंडेड इंटरेस्ट। जो लाइक माइंडेड इंटरेस्ट पीपल कौन होते हैं? मतलब जो ये सारी चीज़ें बनाने में सलाह रखते हैं, शौक रखते हैं, आप भी इनके साथ जुड़ जाओ, आप भी इन लोगों के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आपका इनके साथ उठना बैठना होगा, आपकी जो आइडियाज़ है या इसमें इंस्पायरेशन मिलेगी, और जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उनमें आगे जाके क्या इनोवेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, एलन बॉम spotted the flyer on HP bulletin board and called Wozniak, who agreed to go with him। तो एलन बॉम कौन था? एलन बॉम एक शख्स था, इस ज़माने में एक बड़ा बिजनेस आइकन था, और इसने ये फ्लायर को पढ़ा, ठीक है, इसने फ्लायर को देखा, इस पोस्टर को देखा जो मोरी ने लिखा था इस होम ब्रू क्लब की मीटिंग के लिए जो लिखा हुआ था इसने, ठीक है, तो इसको कहाँ पे पढ़ा? HP बुलेटिन बोर्ड में। और किसके साथ कंटैक्ट किया? वोज़निक के साथ कंटैक्ट किया। किसके? स्टीव वोज़निक। कौन सा? स्टीव वोज़निक का को फाउंडर या साथी था किसका? स्टीव जॉब्स का। वो एग्री टू गो विथ मोर, इसने इसके साथ जाने के लिए हामी भर दी। तो ये ऑथर कहता है कि जो ये स्टीव वोज़निक है, इसने कहा, दैट नाइट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्स ऑफ माय लाइफ। कहता है कि स्टीव वोज़निक कहता है कि वो रात मेरी जिंदगी का सबसे अजीम, सबसे इंपॉर्टेंट रातों में से एक रात बन गई मेरी जिंदगी की। ठीक है, वोज़निक रिकॉल जो वोज़निक कह रहा है। अबाउट 30 अदर पीपल शोड अप, और जब हम वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर बैठे हुए थे पहले से कितने लोग? कम से कम 30 लोग। ठीक है, स्प्लिंग आउट फ्रेंच ओपन गैराज डोर, और जो फ्रेंच ओपन गैराज का जो दरवाजा था इसके बाहर भी लोग फैले हुए थे। एंड दे टुक टर्न डिस्क्राइबिंग देयर इंटरेस्ट, और हर एक को बारी मिल रही थी, अपॉर्चुनिटी मिल रही थी अपने इंटरेस्ट को शेयर करने के लिए। ठीक है, Wozniak, who later admitted to being extremely nervous, said he liked video games, pay movies, for hotel scientific calculator design and TV terminal design, according to the minutes prepared by More। ठीक है, तो जो Wozniak था वो थोड़ा सा नर्वस था। ठीक है, उसने अपनी फैसिनेशन उसको जाहिर किया, उसने अपने इरादों, अपनी ख्वाहिशों को जाहिर किया जो वो रखता था बहुत सारे चीज़ों पर या सब्जेक्ट्स पर। ठीक है, मोरे ने जो मिनट्स प्रिपेयर किए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग, मतलब मिनट्स क्या होते हैं? मिनट होते हैं नोट्स। अगर कोई लेक्चर देता है तो कोई उसके जो लिटिल बिट्स को नोट करता है उसी को कहते हैं मिनट्स। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो प्रिपेयर किए थे मोरे ने, कहता है कि जो वोज़निक था वो दिलचस्पी रखता था। किस में दिलचस्पी रखता था? वीडियो गेम्स बनाने में, पे मूवीज फॉर पोर्टल, साइंटिफिक कैलकुलेटर या टीवी टर्मिनल डिजाइन करने में। ठीक है, ओके। फिर कहता है कि देयर वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द न्यू एल्टियर, बट मोर इंपॉर्टेंट टू वोज़नियाक वाज सीइंग द स्पेसिफिकेशन शीट फॉर अ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इस मीटिंग में, इस होम ब्रू क्लब मीटिंग में अब डेमोन्स्ट्रेशन होने वाली, एक दिखाने वाला, ये थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, किसकी? न्यू एल्टियर कंप्यूटर की, जो हर किसी को देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, मगर वोज़नियाक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकेशन शीट फॉर ए माइक्रो प्रोसेसर की तरफ था। ठीक है, मतलब जो वोज़निक इस डेमोन्स्ट्रेशन में उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता जितनी वो दिलचस्पी रखता था किसमें? देखने में स्पेसिफिकेशन शीट फॉर ए माइक्रो प्रोसेसर। देखो, स्पेसिफिकेशन शीट फॉर ए माइक्रो प्रोसेसर क्या? पहले हम जानेंगे माइक्रो प्रोसेसर क्या है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब CPU का मतलब है चिप सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। अब
ये स्पेसिफिकेशन शीट फॉर ए माइक्रो प्रोसेसर का की मीनिंग है कि इस माइक्रो प्रोसेसर की फीचर्स क्या है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है इन ए डिटेल्ड मैनर, इसी को कहते हैं स्पेसिफिकेशन शीट। किसका स्पेसिफिकेशन शीट? माइक्रो प्रोसेसर का। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। ठीक है, मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।